हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ाई थी, उसका न्यूमेरिकल किया था हमने और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किया था हमने। ठीक है बच्चों, उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल किया था। ठीक, और मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो किस पर बेस्ड है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर हम किस में पढ़ते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की दो ब्रांच होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स होती है एक, और एक क्वांटम फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन चीज़ों की हम मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड और चीज़ें। ठीक है बच्चों, ये जो मॉडल था, सबसे पहले तो ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड था, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। किसने डेवलप किया था, इरविन श्रोडिंजर ने ये डेवलप किया था। किस पर बेस्ड है बच्चों, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर बेस्ड है। ये दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, फॉर अ सिस्टम, अच्छा, श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम कहते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो ये इक्वेशन थोड़ा एलाबोरेट फॉर्म में बड़ी सी होती है, ठीक, लेकिन उतनी बड़ी इक्वेशंस को आपके बुक में नहीं दिया गया है, वो हायर क्लासेस में उसकी स्टडीज़ होती है। एक शॉर्ट फॉर्म आपको श्रोडिंजर इक्वेशन की आपकी बुक में दी हुई है। मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर अ सिस्टम श्रोडिंजर इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, एच साई, ये जो त्रिशूल की तरह आप निशान देख रहे हो बच्चों, इसे हम कहते हैं साई। ठीक है, और ये एच कैप जो आप देख रहे हो, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। क्या है ये, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्या मतलब है, जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, जिनसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह से ये जो आप एच कैप देख रहे हो, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और इसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन है। ठीक है बच्चों, साई क्या है, अब ये जो साई आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है बच्चों, वेव फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक अभी बताऊंगी मैं आपको कि वेव फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ई जो आप देख रहे हो, ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे किसी भी सिस्टम के लिए, लाइक एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम के लिए हमने इस इक्वेशन को लिखा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपको नहीं करना है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये, इसमें बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स लगता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है इसको, आप इसकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो याद भी नहीं करनी है, आपको बस इतना ही पढ़ना है इसमें बच्चों। ठीक है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन से बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एक तो ई की वैल्यूज़ मिलती हैं। ई क्या है, एनर्जी लेवल्स, मतलब पॉसिबल एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट हो सकता है, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो वो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू मिलती है हमें, वो हमें इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिल जाती है। मतलब जो ई की वैल्यूज़ आएंगी, एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे और साथ में आ जाएगा वेव फंक्शन। अब आपका वेव फंक्शन क्या है बेटा, बच्चों वेव फंक्शन है कि इसकी जो वैल्यू है, ये एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू, मतलब ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे आप फंक्शन एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब चेंज होती है तो फंक्शन उसका चेंज हो जाता है, इसी तरह से ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक
3 डायमेंशनल स्पेस में प्रेजेंट है और उसके एक्स वाई जेड एक्सिस पर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, जेड एक्सिस पर क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पर, उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पर साई की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो साई की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक तो हमें साई की वैल्यू 3 नंबर की फॉर्म में मिलती है। साई की वैल्यूज जो हमें मिलती है वो हमें 3 नंबर्स की फॉर्म में मिलती है। जैसे हमें मान लीजिए एक 1 मिल गया, एक हमें 0 मिल गया, या एक हमें -1 मिल गया। इस तरह से अगर हमें 3 नंबर्स मिल गए, ठीक है, ये नंबर्स मिलते हैं। ये नंबर क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कि इलेक्ट्रॉन का अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इन्हीं का फंक्शन होता है ये वेव फंक्शन, इसी को हम कह रहे हैं, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेट पर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, इस वेव फंक्शन को हम बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भी हम इसी को बोलते हैं, वेव फंक्शन को। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा बच्चों अपनी कॉपी में। देखो, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशन गिव्स, सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, एक तो हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, उसका कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जो कि उन एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, दीज एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शंस, इनकी जो वैल्यू होती है, वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वेव फंक्शन की वैल्यू किस फॉर्म में मिलती है, अभी बताया मैंने आपको 3 नंबर्स की फॉर्म में। तो वेव फंक्शंस जो है विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, वो 3 क्या होती है, उन नंबर्स को हम नाम देते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और वो किससे मिलती है हमें, एज अ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन को यानी कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और हमें साई की वैल्यू 3 नंबर्स की फॉर्म में मिल जाती हैं, और उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। वैसे क्वांटम नंबर 4 होती हैं, चौथी जो 4th क्वांटम नंबर थी वो बाद में डिस्कवर हुई थी, पहले शुरू में ये 3 क्वांटम नंबर की बात की गई थी। ठीक है, तो इससे हमें 3 क्वांटम नंबर मिल जाती हैं। ठीक है, अब वेव फंक्शन की बात आती है बच्चों। वेव फंक्शन क्या है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon the coordinate of the electron, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है और उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। साई को ही हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चों कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और इस साई का अगर हम स्क्वायर कर दें, साई का क्या कर दें, अगर हम साई को स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो स्क्वायर बन जाता है, ये बन जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो साई स्क्वायर है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। एक एटम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, ठीक है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें साई स्क्वायर से पता चलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, साई स्क्वायर से हम बताते हैं। ठीक, तो साई स्क्वायर क्या है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम एंड कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साई की वैल्यूज़ मिलती हैं 3 नंबर्स की फॉर्म में मिलती हैं। वो जो 3 नंबर होते हैं ना बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। हम यही पता कर रहे हैं ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन
कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमें कौन बताएगा, ये क्वांटम नंबर्स बताएंगी। तो अब इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आया। तो एटॉमिक साई को हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ही होता है। ठीक है, ये तो पता चल गया था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन का हम डेफिनेट पाथ नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन का पाथ डेफिनेट नहीं होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस हो गया तो इसके चारों तरफ प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में है, ये सब हम किससे पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर, एक सेट ऑफ नंबर है विच गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एक सेट ऑफ नंबर को, क्वांटम नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स आर द set of numbers which gives complete information, ठीक है, complete information about an electron, ठीक है, which gives us complete information about an इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। सभी एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, तो शेप अलग है, साइज अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। तो वो शेप, साइज, ओरिएंटेशन वो कौन बताएगा, वो हमें क्वांटम नंबर्स बताती हैं। मतलब उनको हम डिस्टिंग्विश किससे करते हैं, क्वांटम नंबर से करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। देयर आर कितनी क्वांटम नंबर्स हैं अब हमारे पास, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स जो हम पढ़ते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ले लेते हैं। फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है बच्चों, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक तो हमें ऑर्बिटल का साइज पता चल जाता है, और ये हमें बेसिकली क्या बताता है, किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें क्या बताता है, एक तो साइज और शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उन शेल को हमने नंबर दे दिया है, फर्स्ट शेल में है या सेकंड शेल में है या थर्ड शेल में है। ठीक है, उनकी हमने नंबरिंग कर दी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं बच्चों। n इज इक्वल टू, हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4, और इनका नाम भी रख दिया हमने। जैसे फर्स्ट शेल है तो उसको हम K शेल कहते हैं, सेकंड शेल है तो L, थर्ड है तो M, और फोर्थ है N, इसी तरीके से KLMN शेल। तो ये शेल को हमने नाम दे दिया। अगर मैंने आपसे कहा कि N की वैल्यू 3 है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए N की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो आपको 3 सुनते ही पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन M शेल में प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन M शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, साइज। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों बढ़ती है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे साइज बढ़ता है। ठीक है, तो हमें इससे शेल पता लगेगा। अब सेकेंड क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों स्मॉल l से। किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल l से। इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो ये हमें सब शेल बताता है। ठीक है बच्चों, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक मकान है, ठीक है, एक घर है, हमें एड्रेस पता करना है तो हमें शेल का मतलब है आपको मकान नंबर पता चल गया, आपको उसका मकान नंबर पता चल गया। n की वैल्यू, अगर मैंने n की वैल्यू
2 बता दी तो आपको पता चल गया कि ये एल शेल में, तो एल उसका क्या है, एल उसका मकान नंबर है, ये शेल पता चल गया। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि जैसे आपको किसी का अगर मकान पता है तो आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा, बिल्डिंग पता लग गई, अब किस फ्लोर पे रहता है, फ्लोर कौन सा है बच्चों, है ना, किस फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, तो वो मकान के अंदर फ्लोर्स जो हो गए वो सब शेल हो गए, ठीक है। शेल आपका पूरा मकान हो गया, और जो सब शेल की मैं बात कर रही हूँ कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, जैसे मकान के अंदर फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्लोर है वो सब शेल कह रहे हैं हम उसे, वो हमें पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। और ये ऑर्बिटल की क्या बताएगा, शेप बताएगा, इससे हमें क्या पता चल जाएगी, और शेप पता चल जाएगी इसकी। अच्छा, वैल्यूज अब देखेंगे, वैल्यूज निकलेगी कैसे, इसकी वैल्यूज बेटा निकलती हैं, एल की वैल्यू हम निकालते हैं 0 to n-1, 0 से लेकर n क्या है यहाँ पर, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, 0 से n-1 तक हम l की वैल्यूज लिखते हैं किसी भी एक शेल के लिए, ठीक है, किसी भी एक शेल के लिए, हर एक मकान के लिए आप अलग अलग निकालेंगे ना फ्लोर्स, तो उसी तरीके से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अब 0 से n-1 तक लिखना शुरू करो, क्या होगा, 0 और n-1 यानी 1 - 1 तो 0 हो गया, तो 0 to 0 a की वैल्यू हो जाएगी 0, तो l की वैल्यू आ गई 0, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 2 है, n की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तब क्या होगा, l की वैल्यू शुरू करिए 0 से n-1 यानी 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो l की वैल्यूज आ गई 0 और 1, ठीक है बच्चों, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक, 3 है तो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, l की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2, मतलब आप n-1 जो n की वैल्यू है उसमें -1 करके वहां तक आपको वैल्यूज l की लिखनी है, तो 0 1 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 है तो बच्चों l की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 1 2 और 3, ये l की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है बच्चों, समझ आया ये। इस तरह से हम l की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने शेल्स को नाम दिया K L M N, ऐसे ही हम सब शेल को भी नाम देंगे, है ना, तो सब शेल को भी हमने नाम दिया जब आपकी l की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो उसे हम S सब शेल, S से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहां जहां भी 0 आप देख रहे हो वो S सब शेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 1 जहां पर आप वैल्यू देख रहे हो 1 का मतलब है P सब शेल, ठीक है, जहां भी 1 है वो P सब शेल को डिनोट कर रहा है। 2 का मतलब है D, 2 का मतलब है D सब शेल, ये D हो गया, और 3 का मतलब होता है बच्चों F, S का मतलब ऐसे स्फेरिकल होता है, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, D का मतलब डिफ्यूज्ड, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं याद करनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही याद करना है, SPDF, ठीक है बच्चों, और स्मॉल लेटर्स में ये लिखना है, ये कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे, SPDF जो लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अब ये क्या है बच्चों, ये SPDF जो आप देख रहे हो, दीज आर सब शेल्स, ये क्या है, ये सब शेल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये शेल हो गई, जैसे ये कौन सी हुई, ये K शेल हो गई, ये L हो गई, ये M हो गई, और ये N हो गई। तो इन शेल्स में यानी कि इन मकानों में आपको कितने फ्लोर हैं, एक तो ये पता चल गया, कौन कौन से हैं ये पता चल गया। जैसे देखो K शेल है, K शेल में बस एक ही फ्लोर है, K जो मकान नंबर है उसमें एक ही फ्लोर बना हुआ है, एक ही उसमें सब शेल है, S उसका नाम है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले में 0 और 1 ये जो आप देख रहे हो 2 फ्लोर हो गए, 2 सब शेल हो गए, एक के लिए वैल्यू 0 हो गई, एक के लिए वैल्यू 1 हो गई। थर्ड में 3 हो गए, 0 1 2 SPD, फोर्थ में 4 हो गए, 0 1 2 3 SPDF। अब एक तो आप ये चीज़ नोट करो कि बच्चों जो वैल्यू n की है, जैसे n की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 है, तो फ्लोर्स कितने बन रहे हैं, यानी सबशेल कितने बन रहे हैं, 3 ही सबशेल हैं, 0 1 2, यानी जो वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है उतने ही सबशेल्स होते हैं। नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ शेल कितने सबशेल कितने होंगे, n की वैल्यू जितनी है उतने ही सबशेल बनते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब थर्ड
क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। थर्ड क्वांटम नंबर है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों m, और सब स्क्रिप्ट में हम l लगाते हैं, ml से डिनोट करते हैं। इससे हमें पता चलता है ओरिएंटेशन। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ओरिएंटेशन पता चलता है बच्चों। ठीक है, इससे हमें ओरिएंटेशन पता चलता है। और ml की जो वैल्यू, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो किस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, या जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, उसे हम ओरिएंटेशन कह रहे हैं, वो हमें इससे पता चलेगा। तो ml की जो वैल्यूज़ निकाली जाती हैं वो निकाली जाती हैं बच्चों -L2 + L। ठीक है, -L2 + L, यानी कि नंबर लाइन पर माइनस जो भी L की वैल्यू है -L से आप लिखना शुरू करेंगे और +L तक लिखेंगे। जैसे अच्छा, अब जैसे एक शेल हो गया, हर एक शेल में हमने सब शेल निकाली। जैसे हर एक मकान हो गया, एक मकान में, हर एक मकान में फ्लोर्स हमने निकाले। अब क्या होता, हर एक फ्लोर पे कमरे बने हुए होंगे, रूम्स बने हुए होते हैं। एक फ्लोर आपको पता चले, आपको ये पता चल गया कौन से मकान में है इलेक्ट्रॉन, कौन से फ्लोर पे है इलेक्ट्रॉन, अब उस फ्लोर के किस कमरे में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो जो कमरा है उसको हम कह रहे हैं ऑर्बिटल। वो क्या है? वो आपका ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कहीं पर। ठीक है, तो वो जो ऑर्बिटल है वो हमें पता चल रहा है किससे? ओरिएंटेशन। वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगा, -L से +L तक। अब इसमें भी वही करेंगे बच्चों, हर एक सब शेल की वैल्यू के लिए, यानी हर एक फ्लोर पे आप रूम्स तो अलग अलग ही निकालेंगे ना, तो L के लिए, हर एक L की वैल्यू के लिए अलग अलग ml की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं S के लिए। L की वैल्यू अगर 0 है, यानी कि S सब शेल हो गया। अब ml जब आप इसके लिए निकालोगे तो -0 + 0, तो -0 + 0 कुछ नहीं होता, खाली 0 होता है। तो ml की वैल्यू एक ही निकलेगी, 0, यानी कि S जो सब शेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर मैं इस ऑर्बिटल को एक बेटा बॉक्स से डिनोट कर दूं तो ये बन गया एक ऑर्बिटल। ठीक है, ये L में, यानी S सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, अब L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब शेल हो गया। ठीक है, कौन सा सब शेल हो गया? P। 1 का मतलब क्या था? 1 का मतलब P था। ठीक है, तब आप ml की वैल्यू निकालेंगे तो -1 से +1 तक 3 वैल्यूज आ जाएंगी, -1, 0 और +1। इसका मतलब P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं -1, 0 और +1। और अगर आप इसमें बॉक्स बना के इसके लिए लिखेंगे तो इस तरह से बॉक्स आप 3 बॉक्स बना सकते हैं। 3 ऑर्बिटल हो गई, इनके लिए, एक के लिए वैल्यू -1 हो गई, एक के लिए 0 हो गई, एक के लिए +1 हो गई। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं P सब शेल में। ठीक, अब अगर मान लीजिए N की वैल्यू बच्चों, L की वैल्यू अगर L की वैल्यू है 2, यानी कि D सब शेल, तो D के लिए आप ml लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है बच्चों, यही लिखेंगे। -2 से लेकर +2 तक 5 वैल्यूज हो गई, यानी कि D सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिब्बे बना दिए हमने, 5 बॉक्स बना दिए। ठीक है, एक ऑर्बिटल को अभी हम बॉक्स से, ऑल्दो इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने बॉक्स से उसको रिप्रेजेंट किया है। अभी F और रह गया है बच्चों। L की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है, L की वैल्यू अगर 3 है तो F सब शेल हो गया, और उसके लिए ml की वैल्यूज आप लिखेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो कितनी टोटल वैल्यूज आपको दिख रही हैं? ये 7 वैल्यूज दिख रही हैं। यानी F जो सब शेल होता है उसमें कितने बच्चों ऑर्बिटल्स होते हैं? उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, या 7 बॉक्स आप बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, उनके लिए ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो S सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है समझ में सबको आ गया होगा। अब ये 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़ ली, हमने शेल पढ़ ली, हमने सब शेल पढ़ ली, सब शेल के अंदर हमने ऑर्बिटल पढ़ लिया। ठीक है, अब ऑर्बिटल में कहीं पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी
होती है। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वांटम नंबर है बच्चों, पहले तो ये 3 ही क्वांटम नंबर बताई गई थी, उसके बाद ये देखा था जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में बहुत सी, केवल यही पॉसिबल एनर्जी लेवल्स नहीं थे जिनके लिए ये वाली क्वांटम नंबर्स थी, उसके अलावा भी कहीं कहीं पर हमने डबलेट्स देखे, फाइन लाइंस देखी, डबलेट्स, ट्रिपलेट्स, मतलब 3 लाइन, बहुत क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हमने स्पेक्ट्रम में देखी। तो हमें पता लगा कि और भी कुछ होता है, और भी कोई फोर्थ क्वांटम नंबर होगी। तो फोर्थ क्वांटम नंबर फिर दी गई, उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ms से। ठीक है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होती है। ये जो आप एक ऑर्बिटल देख रहे हो बच्चों, एक ऑर्बिटल में ये जो आपने बॉक्स बनाए हैं इसको हम एक ऑर्बिटल से डिनोट कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल में हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन अपोजिट होते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पे, जैसे अर्थ होती है ना, अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर इस तरह से घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ में वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है वो 2 तरीके से घूम रहा है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे घूमेगा एक ऐसे घूमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो एक को हम कह देते हैं स्पिन अप, एक को हम कह देते हैं स्पिन डाउन। इस तरह से, जैसे इसमें देखो स्पिन अप हो गया, ये हाफ स्पिन से डिनोट करना है, और एक ये स्पिन डाउन हो गया इस तरह से। तो एक इधर की डायरेक्शन में घूमेगा, एक क्लॉकवाइज में घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 2 क्वांटम नंबर दे दी, स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ एक स्पिन अप हो गया, ये हो गया आपका स्पिन अप। ठीक है, और स्पिन डाउन। समझ में आया इसका मतलब बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे, एक अप घूम रहा है और एक डाउन घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वांटम नंबर किसके लिए? जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक की वैल्यू +½ और एक की वैल्यू -½ होगी। तो बच्चों ये 4 क्वांटम नंबर थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। देखो, एक तो आता है SPDF नोटेशन यूज़ करके हमें ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर देखो 2 क्वांटम नंबर दे रखी है, आपको n की वैल्यू दी है और l की वैल्यू दी है, आपको शेल बताया है और सब शेल बताया है। शेल की जो वैल्यू होती है वो आप ऐसे ही नंबर में लिखेंगे 2, और जो आपको सब शेल दिया हुआ है वो आप SPDF की नोटेशन में लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा है ना SPDF नोटेशन यूज़ करनी है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऐसे ही लिखना है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ठीक है, और इसको आप जैसे 1 का मतलब कौन सी शेल होती है? P, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2P को। ठीक है, ऐसे ही n का मतलब 4 तो ऐसे ही आ गया। 0 का मतलब कौन सी शेल, सब शेल होती है? S, तो ये 4S हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? F, तो 5F हो गया। 3 और 2 का मतलब D, तो ये 3D हो गया। तो ये तो हो गया N और L आपको गिवन है, ऑर्बिटल डेजिग्नेशन हमें लिखना है, तो हमने N और L से ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन लिखी। इसका उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ऑर्बिटल दे दी जाए, जैसे आपसे दे दिया जाए 4s ऑर्बिटल के लिए N बताइए। ठीक है, आपको मैंने कह दिया 2P आपको मैंने कह दिया कि सपोज 3s ऑर्बिटल है और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू बताइए और l की वैल्यू बताइए। तो n की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 3 है और l की वैल्यू क्योंकि s है सबशेल, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऑर्बिटल देकर वो आपसे n और l पूछ सकता है, n और l देंगे तो आपसे ऑर्बिटल डेजिग्नेशन करवाएंगे। तो इस तरह से एक तो क्वेश्चन आता है। और दूसरा ये देखो, एक क्वेश्चन है आपकी NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन इज इन 3D ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, इसके लिए वैल्यूज लिखनी है हमें n की, l की और ml की। तो आप देख रहे हो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू तो 3 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई? पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? पॉसिबल तो होंगी 0, 1, 2, 0 से लेकर n-1 तक, लेकिन हमें d की बात करनी है, उसने d ऑर्बिटल दिया है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2। ठीक है, क्योंकि d ऑर्बिटल का मतलब l की वैल्यू 2 लेनी है, तो l की वैल्यू 2 हो गई।
और ml की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये वैल्यूज़ आपकी बच्चों ml की हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम नंबर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे जो टॉपिक्स, कुछ और टॉपिक्स अभी बचे हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल अभी हमें करना है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स करना है, कुछ प्रिंसिपल्स भी हमें पढ़ने हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए, वो कमिंग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों क्वांटम नंबर, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।